हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन एक वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो खास तौर से न्यूक्लिक एसिड के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड के देखो, वैसे तो अपन ने काफी पार्ट है वो बना चुके हैं, क्योंकि शायद आज अपन ने पांचवा पार्ट है, क्योंकि 4 पार्ट अपन बना चुके हैं। और कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड है वो कंप्लीट है। तो न्यूक्लिक एसिड में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे एक नए पार्ट में। और जो भी स्टूडेंट खासतौर से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ साइंस ब्रांच से, वो सभी जो भी स्टूडेंट बुक बाई स्पीड पोस्ट मंगवाना चाहते हैं या बाई पोस्ट मंगवाना चाहते हैं, तो मेरे जो व्हाट्सअप नंबर अपन कहें 9636049989 पे आप व्हाट्सअप फुल एड्रेस करो। और फुल एड्रेस में पिन कोड, नेम, फादर नेम सहित होना चाहिए। तो आपको मैं पिन जो एड्रेस है उसी के ऊपर आपको स्पीड पोस्ट है वो दूसरे दिन लगा देता हूं। और काफी स्टूडेंट है जिनको वो बुक है वो मिल भी चुकी है, तो ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग ऐसे पीछे पड़ जाते हो कि सर हमने वो जो बुक मंगवाई थी वो कब पहुंचे। अरे यार, आप फ्लिपकार्ट से मंगवाते हो, अमेजोन से मंगवाते हो, तो भी कहीं ना कहीं 5 दिन तो लगते ही हैं। तो इंडियन स्पीड पोस्ट से लगा रहा हूं, सिक्योर है। आपको ट्रैकिंग नंबर डेली भेज ही देता हूं साथ साथ, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके सही एड्रेस के ऊपर 4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगी, क्योंकि जो भी छत्तीसगढ़ के भी स्टूडेंट थे वहां तक भी बुक पहुंची है। तो ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड का नेक्स्ट पार्ट। देखो, न्यूक्लिक एसिड की छोटा सा एक क्वेश्चन सामने आया था, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बता दूं आपको। देखो, कई बार ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, जैसे मान लो जी, या भी इसको ऐसे लिखा होता है वैसे तो ये पी सी पी टी पी जी। जैसे आपके सामने एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस दी है, ठीक है। कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 1 2 3 4 टेट्रा न्यूक्लियोटाइड है। क्या है ये? टेट्रा न्यूक्लियोटाइड है। टेट्रा न्यूक्लियोटाइड में ये पूछा गया है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, हाउ मेनी चार्ज। इसके ऊपर पूछा गया है चार्ज क्या है। चार्ज क्या है, ठीक है। तो चार्ज जब भी आप निकालते हो, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन सोल्व करवाया आपसे, तो जब भी आप चार्ज निकालते हो, प्रत्येक फॉस्फेट जो बीच में आता है उसमें तो चार्ज कितना होता है? -1 -1। और लास्ट वाला जो चार्ज होता है, जैसे मान लो अभी ये देखा मैंने, कितने फॉस्फेट लगाए मैंने आपके इसके साथ में? 3 फॉस्फेट लगाए हैं। तो लास्ट यहां पर आ गया -1 -1। और लास्ट वाला जो फॉस्फेट है इस पे -1 और 2 एक्स्ट्रा रहेंगे -2। तो कितने हो गए? -5। ऐसे लिखा हुआ है जी पी सी पी टी पी और जी। कैसा है? टेट्रा न्यूक्लियोटाइड है। जब ये जो फॉस्फेट ऐसे लगे होते हैं, इसका मतलब ये है 3 प्राइम और एक होता है 5 प्राइम। आपको निकालने का ट्रिक देखो, यहां पे 3 प्राइम, तो इस पे तो क्या आएगा? OH। यहां पे क्या है? 5 प्राइम। 5 प्राइम पर हमेशा एक फॉस्फेट और आपको लगाना है, ठीक है। लगा हुआ नहीं है, लेकिन किसी न किसी एंड को तो आपको 5 प्राइम मानना ही पड़ेगा। यहां पर आपने 5 प्राइम मान लिया, तो यहां पर लगा लो एक फॉस्फेट। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या था? ये था। क्वेश्चन में क्या था? ये था। इसके अकॉर्डिंग तो चार्ज कितना है? -1 -1 -1। एक फॉस्फेट पे एक चार्ज, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर फॉस्फेट है, क्यों है फॉस्फेट? क्योंकि 5 प्राइम पर हमेशा फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। तो यहां पर जब लगाओगे तो इसमें माइनस कितने चार्ज होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है ना। यहां पर 2 होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? -5 चार्ज। इसका मतलब ऐसे सीक्वेंस अगर आपके सामने आए तो ऐसे आपको उसको कैलकुलेट करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा बता दूं। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जैसे आपको बता दूं कि 20% साइटोनिन दिया गया है। साइटोसिन कितना है? 20% है। पूछा क्या है इसने?
परसेंटेज ऑफ प्यूरिन इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में प्यूरिन की जो कंसंट्रेशन है या उसकी जो मात्रा है वो ज्ञात कीजिए। अगर ऐसी कंडीशन देखो आपके सामने आती है तो पहली चीज तो अपन बेस पेयरिंग जानते हैं कि जो साइटोसिन है वो किसके साथ में बेस पेयर करता है, गुआनिन के साथ। और दूसरी चीज अपन देखें, एडेनिन है वो किसके साथ करता है, थायमिन के साथ। जबकि अपन देखें सी होगा उतना ही क्या होगा, गुआनिन होगा, एडेनिन होगा उतना ही क्या होगा, थायमिन होगा। प्यूरिन में क्या आता है, प्यूरिन में आते हैं ए प्लस जी। आपको क्या निकालना है, ए प्लस जी का परसेंटेज निकालना है, कितना है, मतलब प्यूरिन का निकालना है। सबसे पहले देखो साइटोसिन दिया गया है, साइटोसिन कितना है, 20% है। साइटोसिन 20% है तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पर। गुआनिन भी कितना होगा, 20% ही होगा, क्योंकि गुआनिन और साइटोसिन इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जितना साइटोसिन उतना गुआनिन, और साइटोसिन भी कितना है, 20% है। दोनों को मिला दिया अपन ने, कितना हो गया, 40%। ठीक है, 40% हो गया तो अपन 100 में से करें माइनस इसको, 100 माइनस 40, कितने बच गए, 60% अभी भी बच रहे हैं। इसका मतलब 60% जो बच रहे हैं उसमें क्या क्या बच गए, एडेनिन बच गया और थायमिन। ये कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब 30% तो एडेनिन है और 30% ही क्या है, थायमिन है। आपके सामने एडेनिन का भी आ गया, थायमिन का भी आ गया। निकालना क्या है, प्यूरिन का। प्यूरिन में मैंने आपको बता दिया क्या क्या है, एडेनिन और गुआनिन होते हैं प्यूरिन के अंदर। तो एडेनिन के तो क्या जाएगा, 30 प्लस गुआनिन का पूछा है, गुआनिन का है 20%, टोटल आ जाएगा यहां पर 50%। इसका मतलब इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में प्यूरिन की जो मात्रा है वो कितनी है, 50% है। तो आप ऐसे 50% जो प्यूरिन की है वो कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से जब भी आगे क्वेश्चन आएंगे मैं तो साथ साथ आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाता रहूंगा। आगे अपन देखते हैं, देखो सबसे पहले अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखो, जब भी डीएनए की स्ट्रक्चर की आप बात करते हो तो जनरली अपन पढ़ते हैं बी फॉर्म। बी फॉर्म डीएनए पढ़ते हो आप। ठीक है, यहां पर देखो जब भी डीएनए के स्ट्रक्चर की आप बात करते हो तो कौन सी फॉर्म की बात करते हो, डबल स्ट्रैंड डीएनए की बात करते हो। और डबल स्ट्रैंड डीएनए की जब भी अपन बात करते हैं बी फॉर्म की, तो इसकी जो कंप्लीट डिटेल है वो किसने बताई थी, जो वॉटसन एंड क्रिक का अपन जो मॉडल पढ़ते हैं वो वाले। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल किसका मॉडल है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के रेफरेंस में दिया गया था वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल, और 1953 में के अंदर ये मॉडल दिया गया था। कई बार देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए की जो स्ट्रक्चर की स्टडी की गई थी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसकी जो स्टडी है वो किस मेथड के द्वारा की गई थी, तो यहां पर एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो मेथड है
एक्सरे डिफ्रैक्शन या क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड के द्वारा डीएनए की मॉलिक्यूलर की जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी की गई थी। दूसरी चीज है कि इसकी स्टडी जो है क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा वो किसने की थी सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखें कि इसमें फ्रैंकलिन और विल्किंस ने की थी। यहां पर आ जाएगा रोजलिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, एक तो कौन था, रोजलिंड एंड फ्रैंकलिन था। दूसरा अपन देखें कि इसी के साथ में दूसरा साइंटिस्ट जो था वो था मोराइस विल्किंस। इन दोनों ने इसकी स्टडी की थी किसके द्वारा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा डीएनए की मॉलिक्यूलर की जो स्ट्रक्चर है वो किसने की थी, रोजलिंड फ्रैंकलिन और मोरिस विल्किंस। इन दोनों ने स्टडी की थी। उसके बाद में जो कंप्लीट डिटेल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कैसे बॉन्डिंग करता है, क्या क्या होता है, उन सभी की डिटेल की जो स्टडी है वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था बी फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, दूसरी चीज अपन देखें कि इन सबको जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया था। ठीक है, इन सबको नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था 1962 के अंदर। 1962। अब ये जब नोबेल प्राइज दिया गया था 1962 में, तो उस टाइम पर फ्रैंकलिन जो था वो क्या था, वो मर चुका था, मतलब मरणोपरांत उसको नोबेल प्राइज दिया गया था। जबकि वाटसन एंड क्रिक और विल्किंस इन सबको नोबेल प्राइज दिया गया था किसके रेफरेंस में, स्टडी ऑफ डीएनए, और या फिर अपन कहें मॉलिक्यूलर स्टडी ऑफ डीएनए के रेफरेंस में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अब अपन देखें कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उसमें डीएनए की कुछ टाइप्स बताए गए हैं। ठीक है, डीएनए की टाइप्स जैसे अपन सभी जानते भी हैं, टाइप्स का मतलब है यहां पर फॉर्म, डीएनए की फॉर्म। डीएनए की डिफरेंट फॉर्म पाई जाती है। जैसे अपन देखें, एक तो बी फॉर्म, ए फॉर्म, सी फॉर्म और इसके अलावा जेड फॉर्म। इसका मतलब ये कुछ जो फॉर्म है वो देखने को मिलती है। और सभी जो फॉर्म है इनमें से कॉमन है, ये जो तीन है ये कैसी है, राइट हैंडेड, जबकि ये कैसे है, लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, एक देखो मैं कॉमन चीज बताऊं कि राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड को आप कैसे डिसाइड करते हो। मैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से खड़ा हूं, ठीक है, मुझे नहीं पता आपका मिरर इमेज कैसी बन रही होगी, लेकिन मैं राइट हैंड है मेरा ये। ठीक है, राइट हैंड अगर मैं ऐसे रखता हूं, ठीक है, ये ऐसे राइट हैंड ऐसे है, मतलब ये तो क्या है, एक्सिस है, और ये जो फिंगर है वो किधर जा रही है, इस साइड में जा रही है। इसका मतलब अगर अपने एक एक्सिस बनाए, ये एक्सिस है, अंगूठा, अंगुलियां किधर जा रही है, इधर जा रही है। इसका मतलब हम कहें इस प्रकार से डायरेक्शन है, तो ये कौन सा है, राइट हैंडेड। राइट हैंडेड डीएनए। दूसरी चीज अपन देखें, ये एक्सिस के मैं कहूं इस साइड में ऐसे बनाऊं तो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की ये जो फिंगर है वो इधर जा रही है एक्सिस, और इसके इस साइड में रोटेशन। तो यहां पर ऐसे डायग्राम से अपन शो कर सकते हैं इसको।
ऐसे। तो ये कैसी है? लेफ्ट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड डीएनए। एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, ठीक है, ये तो कॉमन सी है। एक स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, देखो सबसे पहले अपन डीएनए की स्ट्रक्चर बनाते हैं एक कॉमन। जैसे मान लो कि मैं यहां पर ऐसे बना दूं, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपन बना लेते हैं, इस प्रकार की। इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपन ने ड्रॉ की है। यहां पर देखो कई बार ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनी होती है। यहां पर भी ऐसे बना लेते हैं, इस प्रकार से। पहली चीज तो आपको याद रखना है कि ये जो अपन डबल लाइन बना रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है यहां पर, ये केवल बैकबोन है, ठीक है। ये जो अपने को दिख रही है यहां पर, ये क्या है? बैकबोन। किसी भी डीएनए की दोनों साइड में बैकबोन होती है। ये इसकी बैकबोन है और ये इसकी बैकबोन। बैकबोन हमेशा किसकी बनी होती है? पहली चीज आपको याद रखनी, फॉस्फेट प्लस शुगर। अगर आपसे पूछा जाए बैकबोन के इस साइड में क्या है, यहां पर अगर मैं कहूं तो यहां पर फॉस्फेट होता है और उसका नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि यहां पर क्या होता है? शुगर होता है, ठीक है। यहां पर क्या है? शुगर है और शुगर से कनेक्टेड नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। इस टाइप से यहां पर मैं बनाऊं, ये शुगर है, ये शुगर है। इस प्रकार से शुगर लगे रहते हैं और यहां पर क्या है? फॉस्फेट है, ठीक है। ये लगा दो। तो जो ये शुगर है, यहां पर बता रहा हूं आपको, ये शुगर है। शुगर और फॉस्फेट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? यहां पर बैकबोन। इसका मतलब जो बॉन्डिंग बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, वो किसके बीच में बनेगा? दो नाइट्रोजन बेसेस के बीच में। इस प्रकार से ये नाइट्रोजन बेसेस के बीच में बनेगा। इसका मतलब सबसे पहले तो ये चीज हुई। दूसरी चीज अपन देखें, जब भी डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है उसकी डायमीटर की अपन बात करें, यहां पर अपन डीएनए की डायमीटर की बात करें तो डायमीटर जो कॉमन जो होता है वो कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। जैसे यहां पर अपन देखें, ये डायमीटर है इसका डीएनए का, ठीक है। तो कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। दूसरी चीज अपन देखें कि प्रत्येक जो नाइट्रोजन बेसेस है, इस प्रकार से उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। उनके बीच में क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर अपन देखिए, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड सब देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहां दिखाई रखा है मैंने।
ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका मतलब ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड तो है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड तो है, मतलब बेस पेयर भी कह सकते हैं अपन, बेस पेयर कह सकते हैं। इसका मतलब देखो यहां से लेकर और यहां तक ये दो बता रहा हूं, जिसमें दो इस प्रकार से आपको कुछ डमरू आकृति की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये जो है इसको दो रखना है, A1 और 2, जिसमें दो हो, उसको एक टर्न बोलते हैं, ठीक है ना। एक उसको क्या बोलते हैं, टर्न। टर्न का मतलब यहां पर ये जो टर्न है, इस टर्न को अपन क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। पिच, ठीक है। ये क्या है, टर्न, ठीक है ना, वन टर्न या पिच। इसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा 3.4 एंगस्ट्रॉम के आसपास, मतलब अपन या फिर अपन कहें 34 एंगस्ट्रॉम के आसपास में इसकी पिच की जो लेंथ है वो होती है। वैसे एग्जैक्ट अगर अपन देखें तो यहां पर 3.2 एंगस्ट्रॉम, लेकिन उसका मतलब नहीं है, जब आंसर आपको 34 के आसपास मिले तो वही करना है आपको, ठीक है। दूसरी चीज अपन देखें, मैंने आपको बताया ये दो न्यूक्लियोटाइड जो है, एक ही न्यूक्लियोटाइड और एक ही न्यूक्लियोटाइड, इनके बीच की डिस्टेंस, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, राइज। राइज का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, राइज कहते हैं। और राइज जो है वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और यहां पर भी अगर फिक्स देखा जाए तो ये लगा सकते हो 3.32 एंगस्ट्रॉम, लेकिन इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो ये रखना है कि राइज जो है वो क्या होता है, पहली बात तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच के जो स्पेस है उसको राइज बोलते हैं, और राइज के दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का राइज का जो गैप होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। वन पिच का जो गैप होता है वो कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम या 3.2 एंगस्ट्रॉम इसका होता है। अब ये पूछा जाए कि एक जो टर्न है, टर्न का मतलब आपको बताया दिया मैंने, ये टर्न, इस टर्न में हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट, इनमें कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है। बेस पेयर्स को मतलब यहां से लेकर ये दोनों मिलाकर बेस पेयर बोल रहे हैं अपन, कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है, इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड की संख्या पूछ रहा है। तो यहां पर बेस पेयर अगर अपन देखें तो यहां पर पिच में बेस पेयर कितने होते हैं, 10.4 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 10.4 जो बेस पेयर हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पहली बात ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, बी फॉर्म डीएनए को पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना, बी डीएनए को पढ़ रहे हैं अपन, उसके अकॉर्डिंग मैं डाटा बता रहा हूं आपको। तो ये 10 बेस पेयर है, 10.4। इसका मतलब जब भी आप ये डायग्राम बनाते हो, कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे अपने डायग्राम बनाए यहां पर कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से आपने डीएनए बनाया। इस डीएनए में बच्चे क्या करते हैं, जैसे प्रैक्टिकल में अपन देखते हैं जनरली कि प्रैक्टिकल में जब बच्चे फाइल लेके आते हैं, उनको पता नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, इतनी लाइनें लिख करके आते हैं ऐसे स्केल से, फास्ट 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 फास्ट, इतनी पास पास है, जैसे ऐसे कर दिया, एक टर्न है तो यहां पर ऐसे करके लेके आएंगे वो स्केल से ऐसे। अगर उनको काउंट करने बैठ जाए तो एक में ही कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, जबकि उनको पता नहीं है हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं बॉन्ड को। तो जब भी यहां से लेकर आप ये दिखाओ, इसके बीच में कितने बॉन्ड होने चाहिए, एक में 5 अप्रोक्स होने चाहिए, 5 तो नहीं 10, इसका मतलब
4 के आसपास आने चाहिए। ये तो हुआ। इसका मतलब आपको ऐसे ही डायग्राम बनाना, जब भी डायग्राम बनाना है तो कुछ मैंने जो बनाया कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये इसका हो गया। इसमें देखो 2 प्रकार के जो टर्न होता है, डीएनए का जो टर्न होता है उसमें 2 प्रकार के जो ग्रो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो कि जब भी आप डीएनए को ड्रॉ करो तो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करना। ठीक है, और यहां से आप करोगे कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करोगे आप डीएनए को। ठीक है, इस प्रकार से। इसमें 2 प्रकार के जो गहराई है, ये 2 प्रकार के टर्न है उसको दिखाई देगा। जैसे मान लो कि ये है, ये बड़ा आपको गुफा टाइप की दिखाई देगी, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, मेजर ग्रो। जबकि एक छोटी दिखाई देगी इस प्रकार से, उसे क्या बोलेंगे, माइनर ग्रो। 2 प्रकार के टर्न होते हैं, तो टर्न के अंदर 2 प्रकार के स्पेस बनते हैं। छोटा स्पेस बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं, माइनर ग्रो बोलते हैं। और जो मेजर बड़ा अपर के स्पेस बनता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मेजर ग्रो बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देती है। एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेस पेयर होता है जेड डीएनए में एक टर्न के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या नंबर ऑफ बेस पेयर पूछा जाए तब कितना होता है, 12 बेस पेयर होता है। ठीक है, 12 बेस पेयर होता है। जबकि नॉर्मल डीएनए में कैसा होता है, 10.4 बेस पेयर के आसपास में होता है। लेकिन जेड डीएनए में 12 बेस पेयर पाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस बता देता हूं, सबके बीच में कितना कितना डिफरेंस है। देखो अब अपन थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं इनमें। तो यहां पर देखो मैंने एक इंडेक्स पहले ही बना दी, क्योंकि काफी टाइम लगता है इसमें बनाने में आपको समझाने के लिए, क्योंकि डायग्राम में मैंने सब कुछ बता दिया था हालांकि, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देता हूं। देखो 3 फॉर्म मैंने आपको बताई है यहाँ पर। पहला तो करेक्टर है कि भाई करेक्टर कौन से करेक्टर हैं इनके अंदर। ठीक है, दूसरा कौन सा है, कौन से में, ए फॉर्म के अंदर। तीसरा अपन देखें बी फॉर्म, और चौथा करेक्टर आ जाएगा जेड फॉर्म। इनमें सब में करेक्टर्स अपने को देखने हैं। तो करेक्टर्स कैसे कैसे देखने, देखो पहली चीज तो अपन देखते हैं कि जो हेलिक्स है किसमें, डीएनए में जो हेलिक्स है वो किस प्रकार से है। पहली चीज राइट हैंडेड है, किसमें, ए फॉर्म में। बी फॉर्म भी कैसा है, राइट हैंडेड है। जबकि सिर्फ ये जो जेड फॉर्म है, यहां पर जेड फॉर्म है, ये कैसा है, लेफ्ट हैंडेड है। आपको याद रखना है। ठीक है, ये कैसा है, लेफ्ट हैंडेड है। दूसरी चीज अपन देखें डायमीटर डीएनए की डायमीटर मैंने पहले ही बताई थी, बी फॉर्म में आपको 20 एंगस्ट्रॉम बताई थी। तो आपको ये डायमीटर कुछ है कि अगर ए में पूछा जाए तो कितने हैं, 23 एंगस्ट्रॉम है। बी में कितने हैं, 20 एंगस्ट्रॉम है। जबकि यहां पर जेड डीएनए में कितने हैं, 18 एंगस्ट्रॉम है। तो आपको ये कैरेक्टर याद रखना है। देखो जेड डीएनए का हमेशा इनके साथ में कंपैरिजन करते हुए चलना है। क्वेश्चन मोस्टली जब पूछा जाता है तो हमेशा जेड डीएनए फॉर्म से ही पूछा जाता है। ठीक है, पिच मैंने आपको बताई थी कि पिच का मतलब है हेलिक्स टर्न। एक हेलिक्स टर्न पिच में, या पिच की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 24.6 एंगस्ट्रॉम। किसमें है ये, ए फॉर्म में। इसको अपन कह सकते हैं 25 अगर एंगस्ट्रॉम आए तो इसका राइट आंसर आएगा। यहां पर देखिए अपन 34, बी के अंदर कितने हैं, 33.2 एंगस्ट्रॉम। तो अपन इसे कह सकते हैं 34 एंगस्ट्रॉम। यहां पर 45, इसका मतलब यहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको किताबों के अंदर 46 एंगस्ट्रॉम। यहां पर कितना है, 45.6 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि इसमें हर चीज देखो, जेड डीएनए में हर चीजें आपको नहीं मिलेगी। लेफ्ट हैंडेड है, डायमीटर 18, नॉर्मल 20, सभी राइट हैंडेड, ये लेफ्ट हैंडेड है। इसमें पिच के अंदर पिच की लेंथ जो है कितनी है, सभी के अंदर कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम के आसपास।
यहां पर कितने 46 एंगस्ट्रॉम के आसपास। दूसरी चीज अपन राइज बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो गैप है उसको क्या कहते हैं अपन राइज कहते हैं। तो ए में कितना है 2.3 एंगस्ट्रॉम है, जबकि बी में कितना है 3.4 एंगस्ट्रॉम भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, इसमें अपन देखें जेड डीएनए में कितना है 3.8 एंगस्ट्रॉम, ये तो देखो लगभग सा सेम ही है। ठीक है, बेस पेयर इन हेलिक्स, एक हेलिक्स टर्न के अंदर ये जो हेलिक्स है इस हेलिक्स टर्न में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, या फिर अपन कहें कि ये जो डिस्टेंस है 25 एंगस्ट्रॉम की, इस एंगस्ट्रॉम में कितने हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स या हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन ए वन टर्न हेलिक्स। तो यहां पर 10.7 क्या है ये बेस पेयर। ठीक है, इसमें जनरली बी की अगर पूछा जाए तो कितना है 10.4 बेस पेयर। अगर जेड डीएनए की पूछा जाए तो आपको याद रखना है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 12 बेस पेयर इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ट्विस्ट एंगल की बात करें कि इनका जो एंगल है रोटेशन का जो एंगल है रोटेशन का जो एंगल है वो कैसा है 33.6 डिग्री का, और बी के अंदर 34.3 डिग्री, और यहां पर 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 का। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अपन देखें, अगर आपको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पूछा जाए किस प्रकार का पाया जाता है तो ए फॉर्म के अंदर देखो एंटी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है, बी फॉर्म में भी कौन सा पाया जाता है एंटी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन जो जेड डीएनए है उसमें दोनों देखने को मिलते हैं आपको, एंटी ये तो किसमें मिलेगा पायरिमिडिन के अंदर। ठीक है, और सिन किस में देखने को मिलेगा प्यूरिन के अंदर। ये कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको याद रखने हैं। आगे अपन देखें शुगर की जो पोजीशन है, शुगर की पोकर का मतलब है पेंटोज जो राइबोज पाया जाता है उसकी पोजीशन कैसी है। ठीक है, उसकी पोजीशन है यहां पर 3 प्राइम एंडो। ठीक है, यहां पर 2 प्राइम एंडो। कई बार देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ये जो एंडो वाला है शुगर की जो पोजीशन है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके एंडो के बारे में पूछा गया है कि कौन से पाए जाते हैं। तो देखो ए फॉर्म है वो 3 प्राइम एंडो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 2 प्राइम एंडो स्ट्रक्चर है, और इसमें दोनों स्ट्रक्चर देखने को मिलती है 2 प्राइम भी और 3 प्राइम एंडो स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है किसमें जेड डीएनए में। अब पूछा जाए रिपीटिंग यूनिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी रिपीटिंग यूनिट जो होती है वो 1 होती है, इसमें भी 1 बेस पेयर, इसमें भी 1 बेस पेयर। लेकिन जेड डीएनए में दो जो न्यूक्लियोटाइड है पहले वो मिलते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से पॉलीमर बनता है। इसका मतलब यूनिट के रूप में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं 2 बेस पेयर होता है। तो यहां पर कितने हैं 2 बेस पेयर इसकी रिपीटिंग यूनिट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रख लेना। 2 रिपीटिंग यूनिट पाई जाती है, किसमें डाइमर पाई जाती है। क्वेश्चन हो सकता है मोनोमर के रूप में मिले आपको, मोनोमर 1 न्यूक्लियोटाइड, मोनोमर न्यूक्लियोटाइड, और यहां पर डाइमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं। तो ये इसकी जो फॉर्म थी वो थी तीनों टाइप की डिफरेंसेस इनके अंदर। एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा 2 मिनट लगी बस, वो सोल्व करा देता हूं आपको। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे अपन देखें कोई डीएनए है, डीएनए की फॉर्म कौन सी है बी डीएनए, और डबल स्ट्रैंड मान लो आप, डबल स्ट्रैंड डीएनए। दूसरी चीज अपन देखें इसमें, अगर अपन ये देखें कि क्वेश्चन में ये है कि जो बी डीएनए फॉर्म है उसमें 75% क्या है
एडेनिन है, 75% एडेनिन इन वन स्ट्रैंड। वन स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड में कितना है? 75% है। और इसी में एक लाइन और कही गई है, जबकि अदर स्ट्रैंड में 10% एडेनिन है, अदर में कितनी है? 10% एडेनिन है। ये इसका क्वेश्चन है। तो ये पूछा गया है कि इस बी डीएनए जिसका संख्या दी गई है 100 बेस पेयर लॉन्ग, कितना लंबा डीएनए है? 100 मतलब 1000 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए है बी फॉर्म का। उसमें 75% तो क्या है? एडेनिन है एक स्ट्रैंड में, जबकि दूसरे स्ट्रैंड में एडेनिन कितना है? 10% है। क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड, इस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, या कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। कितना लंबा डीएनए है? 1000 बेस पेयर का एक लॉन्ग डीएनए है, 75% उसमें क्या है? एडेनिन है। देखो इसको कैलकुलेट कैसे करें। सबसे पहले स्ट्रैंड 1 लेते हैं, स्ट्रैंड 1 उसमें एडेनिन कितना है? 75%। किसमें से 75%? 1000 में से है। इसका मतलब 750 तो क्या आ गया? एडेनिन की क्वांटिटी आ गई किसमें? स्ट्रैंड ए के अंदर। स्ट्रैंड 2, स्ट्रैंड 2 में भी कितना दिया इसने? 10% दिया है। तो यहां पर एडेनिन इक्वल टू 10%, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा एडेनिन, और यहां पर आ जाएगा 750 एडेनिन। इसका मतलब टोटल एडेनिन अगर अपन करें, टोटल एडेनिन अगर अपन करें 850 आ जाएगा। 850 टोटल। देखो अब कितना डीएनए है, डीएनए का लॉन्ग कितनी है? साइज 1000 बेस पेयर। 1000 में से माइनस करें अपन 850, यहां पर 150 बच गए। इसका मतलब 150 जो बचा है वो क्या है? ग्वानिन है। ग्वानिन जितना होगा उतना ही क्या है? साइटोसिन है। आपकी समझ में आ रहा है कि जो 800 ये जो है 850 ये तो क्या था? एडेनिन था। एडेनिन के बाद में अगर माइनस करें अपन 1000 में से तो बचा क्या? ग्वानिन या साइटोसिन। तो ग्वानिन साइटोसिन की मात्रा कितनी है? 150 है। ग्वानिन और हाइड्रोजन बीन, ये जो है ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। अगर अपन कहें ग्वानिन और साइटोसिन की हाइड्रोजन बॉन्ड निकाले तो 150, यहां पर अपन देखें 150 अगर अपन देखें तो यह आ जाएगा 450। कितना आ गया? 450। 450 क्या है? ग्वानिन और साइटोसिन की हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन के हाइड्रोजन बॉन्ड निकालने हो तो एडेनिन इक्वल टू थाइमिन। कितने डबल बॉन्ड पाए जाते हैं? 2 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो यहां पर 800 यहां पर कर दो इक्वल टू 1700 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने हैं? 1700 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने? 450। तो टोटल जो है हाइड्रोजन बॉन्ड वो कितने आ जाएंगे? यहां पर 0, 5, 11 और 2। टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने आ जाएंगे इस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर? 2150। तो
तो कुछ इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जब भी कैलकुलेशन के क्वेश्चन आएंगे तो अगले वीडियो में भी मैं आपको साथ साथ सोल्व कराऊंगा कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। कि आपको डीएनए दिया हुआ, उसमें प्रोटीन का मोलिकुलर वेट पूछे, या कोई प्रोटीन दी हो, डीएनए की साइज पूछे, तो वो सभी जो चीजें हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो आपको साथ साथ में करवाता रहूंगा। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आप साथ साथ जरूर सोल्व कीजिए। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल सकते हो, मैं उसका आंसर आपको रिप्लाई कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट की वीडियो आप साथ देखते रहिए, ताकि आपके सेट के एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। और ज्यादा से ज्यादा जो बुक में क्वेश्चन हैं उनको ज्यादा जरूर सोल्व कीजिए सेट के लिए, ताकि आपके सेट की एग्जाम है वो ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई कर सको। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइज।